हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में मेरिट मेकर कोचिंग सेंटर। ये हमारा चैनल का नाम है। आज हम आपको बता रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के पार्ट 2, अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं। तो अस्थायी चुंबक वे लौह चुंबक हैं जो एक बार बनने के बाद उसका गुण नष्ट नहीं होता है, उसको अस्थायी चुंबक कहा जाता है। अस्थायी मतलब परमानेंट होता है, परमानेंट मैग्नेट। अस्थायी चुंबक वे लौह चुंबक जो एक बार बनने के बाद उसका गुण नष्ट नहीं होता, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, कोबाल्ट डाल सकते हैं या तो स्टील डाल सकते हैं। अगला हमारा है फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम। इसको और फ्लोमिंग के दाहिने हस्त नियम को लास्ट में चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं आगे विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र या डिवाइस है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रूपांतरण किया जाता है। और विद्युत जनित्र याद रखेंगे कि विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है यानी ऐसा डिवाइस है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, इसलिए मैंने एक ही जगह लिखा है। विद्युत मोटर पूछेगा 2 नंबर में तो लिखना है आपको, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। और विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें यांत्रिक ऊर्जा होता है कि इसमें विद्युत ऊर्जा होता है। इसके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए याद रखिएगा कि देखिए, विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा। ठीक है, विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा और विद्युत जनित्र जो होगा उसको क्या चीज़ में, यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाएगा। इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत मोटर पूछे तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रूपांतरण किया जाता है। विद्युत जनित्र जो होता है, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र या डिवाइस है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका फिगर यहाँ पे है, इसको समझते हैं पहले। फिगर भी आता है बनाने के लिए, इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, फिगर ये दिख रहा होगा आपको। इस तरफ वाला चुंबक रहता है और इस तरफ जो रहता है यहाँ पे भी कार्बन के ब्रूस लगे रहते हैं जिसको ब्रश कहते हैं। ठीक है, और कार्बन के 2 ब्रश लगे रहते हैं। यहाँ पे भी एक चुंबक लगा रहता है। यहाँ पे भी एक चुंबक लग रहा था। यहाँ पे ए वाला जो कार्बन का ब्रश लगा रहता है, नीचे पे भी 2 ब्रश रहते हैं, ब्रश नंबर 1, ब्रश नंबर 2। ये दोनों यहाँ पे एक कुंडली का रखा था, नाइक्रोम का एक कुंडली लगाया हुआ रहता है जिसे भी कार्बन ब्रश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चुंबक ये क्षेत्र है जो यहाँ से होकर के जो धारा प्रवाहित हो रहा होता है और यही घूमने का काम करता है। आप लोग मोटर देखे होंगे, मोटर के अंदर 2 कुंडली लगाया रहता है जिसे S1 S2 है, सर्किट है। और यहाँ पे इसको विभक्त वलय कहा जाता है। दोनों को आपस में कनेक्शन रहता है। यहाँ पे डबल डॉट लाइन दिख रहा होगा आपको। ये दोनों जो होते हैं ये आपस में कनेक्ट रहते हैं और दोनों जब नचता है तो दोनों एक ही बार नचता है। जब इसको आप खोलिएगा मोटर को तो यहाँ पे आपको दोनों देखने के लिए मिल जाएगा। रिंग के समान रहता है, सर्कल का समान। तो इस S1 S2 से 2 सर्किट रहते हैं। B1 है, B2 है, जो यहाँ पे ब्रश का काम है, कार्बन ब्रश रहता है। यहाँ पे एक कुंडली लगाया हुआ रहता है। क्या रहता है? कुंडली लगाया हुआ विद्युत क्षेत्र। ये जब घूर्णन करता है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक कुंडली रहता है। तो ऑल ओवर इस फिगर को समझे होंगे आप लोग और इसको बनाएंगे। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन विद्युत मोटर पूछेगा तो इस फिगर को आप बना सकते हैं। विद्युत जनित्र जो है इसका फिगर हम दे देंगे वीडियो में, देख लीजिएगा वहाँ पे। और उसके बाद देखते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा किसको कहते हैं? दिष्ट धारा को कहते हैं डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में दिश धारा कहते हैं। दिश धारा किसको कहते हैं? कि दिश धारा वह धारा होता है जो सदैव, कहने का मतलब होता है कि हमेशा, सदैव यानी कि जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, एक ही दिशा में जाती है, उसे क्या कहते हैं? दिश धारा कहा जाता है। फिर से याद रखेंगे, दिश धारा डीसी, कि दिश धारा वह धारा है जो सदैव एक ही दिशा में जाती है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा बिना किसी ऊर्जा के, ठीक है, बिना किसी ऊर्जा के तथा संरचना के
संरचना के जो कंस्ट्रक्शन होती है संरचना के निम्न दर से निम्न रेट से लंबी दूरी पर संरक्षित होती है, लंबी दूरी तक तय करती है। यहाँ पे एक ही दिशा में होता था, यहाँ पे लंबी दूरी तक संचरित की जाती है। उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। फिर से एक बार, प्रत्यावर्ती धारा बिना किसी ऊर्जा के तथा संरचना के निम्न दर से लंबी दूरी पर संचरित की जाती है, मतलब उसको स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यह अत्यधिक टिकाऊ होता है मशीन के तुलना में, यह जो होता है अत्यधिक टिकाऊ होता है मशीन के तुलना में। अब बात करते हैं फ्यूज के बारे में। फ्यूज तो आप लोग जानते ही होंगे। विद्युत फ्यूज एक ऐसे तार के टुकड़ा को कहते हैं जिसका प्रतिरोधक जो होती है वो अत्यधिक होती है तथा इसका गलनांक जो होता है, गलनांक इसका जो होता है वो बहुत कम होता है। फिर से, विद्युत फ्यूज एक ऐसे तार के टुकड़ा को कहते हैं जिसका प्रतिरोधक जो होती है वो बहुत अधिक होती है तथा इसका गलनांक जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे विद्युत फ्यूज को। अब उसके बाद देखते हैं अति भारण क्या होता है। अति भारण को याद रखेंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरलैप होता है। तो अति भारण याद रखेंगे कि अगर अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाने के कारण ओवरलैप हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? अति भारण कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो अति भारण में कि अति भारण में जब अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसमें प्रतिरोधकता जो होती है वो काम करना बंद कर देती है, उसी को क्या कहते हैं? अति भारण कहते हैं। फिर उसके बाद लघु पथन के बारे में समझते हैं। लघु पथन में एक जब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसमें सिस्टम जो होते हैं, उसमें सिस्टम यानी कि उसके यंत्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे प्रतिरोधकता जो होती है वो खराब हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? लघु पथन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं घर में जो हम लोगों को 220 मतलब कि 220 वोल्ट का लाइन का हम लोग उपयोग करते हैं। अगर हर्ज में पूछेगा, आवृत्ति इसका मतलब होता है तो 50 हर्ज के बराबर होता है। और उसके बाद समझते हैं फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम, यानी कि बाएं हाथ का नियम। फ्लोमिंग ने कहा था कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगुली को ऐसे, बाएं हाथ की जो अंगुली है वो, इसको तर्जनी कहा जाता है, इसको मध्यमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये अंगूठा जो होगा वो हमेशा विद्युत क्षेत्र यानी धारा की ओर इंगित रहेगा, और ये जो अंगुली होगा इसको तर्जनी कहते हैं। तर्जनी जो होगा वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की ओर रहेगा, और मध्यमा जो होगा, मध्यमा अंगुली जो होती है वो हमेशा धारा को दर्शा रहा होता है। फ्लोमिंग के दाहिने हस्त नियम में कि अगर दाएं हाथ को अगर समकोणिक इस तरह से किया जाए, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से किया जाए तो अंगूठा जो होगा वो गति दिशा की ओर होगा, और ये तर्जनी जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर होगा, और ये जो मध्यमा जो होगा वो किसके ओर होगा? तो वो मध्यमा जो होगा वो विद्युत धारा की ओर होगा। याद रखें दीजिएगा, वो फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम के बारे में इतना समझ जाइएगा तो हो जाएगा काम। तो ओवरऑल इसको समझें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद। इसको रिवीजन करते रहिएगा, तब हमेशा याद रहेगा। मैट्रिक में इतना से ज़्यादा पूछेगा नहीं।